अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज जो हमारा लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टू माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट फिजिक्स की तारीख में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, तो हम आज के इस लेक्चर में ये जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों है और इसका बैकग्राउंड क्या है, और उसके बैकग्राउंड से हम इस बात को, इसकी अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे। तो अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। Any wave is a disturbance that passes through a medium from one part to another. Whenever there is a wave, something must be waving. Students, कोई भी मौज जो है या वेव जो है वो एक इर्ताश या डिस्टर्बेंस है जो कि किसी मीडियम या वास्ते के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है, और किसी भी वेव के लिए मीडियम का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बगैर किसी मीडियम के कोई भी वेव या मौज एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकती या नहीं जा सकती। उसी उसूल को जहन में रखते हुए साइंसदानों ने रोशनी के बारे में भी सोचा कि रोशनी भी तो एक लहर या वेव है, आखिर उसे भी तो अपनी हरकत के लिए किसी वास्ते या मीडियम की ज़रूरत होगी। लेकिन बज़ाहिर तो हमारी स्पेस खाली है, लेकिन उन्होंने अखज़ किया कि हमारी स्पेस जो है वो खाली नहीं है, बल्कि ये एक शफाफ मादे के साथ मिलकर बनी है, जिसको उन्होंने ईथर का नाम दिया। Ether, also called luminiferous ether in physics. The ether was invented by physicists to explain how light could be transmitted through empty space between the sun and the earth. A theoretical substance believed during the 19th century to act as the medium for transmission of light, as sound waves are transmitted by elastic medium such as air. Ether जो है वो फिजिसिस्ट की इजाद है, और इसमें रोशनी के सूरज से लेकर ज़मीन तक पहुंचने के अमल को ईथर के ज़रिए बयान किया गया, या ईथर को बुनियाद बनाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। ईथर को एक ऐसा मादा तस्वर किया गया है जिसमें से सूरज की रोशनी सफ़र करती हुई ज़मीन तक पहुंच सकती है। इन 1887, क्लीवलैंड, ओहायो, USA, two physicists, Albert Abraham Michelson and Edward Morley, were preparing an experiment to prove once and for all that the ether really exists. स्टूडेंट्स 1887 में क्लीवलैंड, ओहायो, USA, अमेरिका में दो फिजिसिस्ट एल्बर्ट एब्राहम माइकलसन और एडवर्ड मोरले ने एक तजर्बा करने के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया। इस तजर्बे का मकसद ये साबित करना था कि ईथर हकीकत में एग्जिस्ट करता है। Michelson and Morley did perform their famous experiment, and in result, instead of proving that ether exists, their experimental result proved that ether does not exist at all. The concept of ether was central tenet at that time. माइकलसन और मोरले ने ये एक्सपेरिमेंट किया, और बजाय ये प्रूव करने के कि ईथर वाकई एग्जिस्ट करता है, उनके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ने ये चीज़ साबित की कि ईथर का वजूद ही नहीं है, इट डजंट एग्जिस्ट। कई साल तक इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को फेलियर तस्वर किया जाता रहा। ख़ास तौर पर एल्बर्ट माइकलसन अपनी बकिया ज़िंदगी के तकरीबन 50 साल तक अपने इस अजीम तजर्बे को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाकामी समझता रहा। उसकी वजह यह थी कि इस वक्त ईथर को साइंस की दुनिया में एक मरकज़ी हैसियत हासिल थी, और कोई भी फिजिसिस्ट इसके ना होने का तस्वर भी नहीं कर सकता था। When Michelson was in Berlin 1880, he designed new instrument that was called interferometer. In this instrument he used light. Instrument splits light into two beams. Michelson जब बर्लिन में था तो उसने एक नया इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया था जिसको इंटरफेरोमीटर का नाम दिया गया था, और इस इंटरफेरोमीटर को बहुत ही एहतियात के साथ कैलिब्रेट किया गया था। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास उसकी डिज़ाइनिंग है उस इंटरफेरोमीटर की, जिसमें ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, और ये हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है, मतलब कि लाइट विद ऑफ सिंगल वेवलेंथ। ये हमारे पास एक मिरर है जो कि पार्शियली सिल्वर्ड है, और ये लाइट को ट्रांसमिट भी करता है और उसको रिफ्लेक्ट भी करता है। और इधर हमारे पास दो और मिरर हैं, एक को हमने M1 का नाम दिया जबकि दूसरे को हमने M2 का नाम दिया है। और लाइट जो है इन M1 और M2 से टकराने के बाद वापस M की तरफ लौटती है, और उधर से सामने एक स्क्रीन है, या इसको आप टेलीस्कोप समझ लें, उसकी तरफ आती है, और इधर हमारे पास ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है और या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है। Michelson interferometer can be seen as a race between two light beams. If race ends in a tie, the result is a bright spot. But in Michelson time, they believed it should not be a tie because two beams of light were racing on a moving track. जैसे कि स्टूडेंट्स हमने अभी डिस्कस किया कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में रोशनी स्प्लिट होकर दो मुख्तलिफ मिरर्स की तरफ जाती है, और फिर दोबारा उसी पहले वाली मिरर की तरफ वापस आती है, और फिर वहाँ से ये एक टेलीस्कोप की तरफ मूव करती है। और अगर दोनों लाइट बीम्स एक ही वक्त में इस टेलीस्कोप की तरफ आएँ तो उधर हमारे पास एक ब्राइट स्पॉट बनना चाहिए, और अगर ये एक साथ ना पहुँचें तो तब हमारे पास डार्क स्पॉट बनना चाहिए। और इस टाइम जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो माइकलसन का ये मानना था कि दोनों लाइट बीम्स एक साथ टेलीस्कोप स्क्रीन तक नहीं पहुँच सकेंगी,
क्योंकि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो मूविंग है, मतलब कि हम ज़मीन के ऊपर अपना तजर्बा कर रहे हैं और ज़मीन जो है वो हरकत कर रही है। इसका मतलब ये था कि स्टूडेंट जैसे ये हमारे पास जो हमारा ये होल सेटअप है और चूंकि ये ज़मीन के ऊपर है तो हमने ज़मीन की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी थी उसको भी कंसिडर किया था और हम ये कंसिडर कर रहे थे कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये ज़मीन की वेलोसिटी के साथ ये भी मूव कर रहा है। स्टूडेंट्स जो लाइट बीम है वो m1 की तरफ भी जाती है और m2 की तरफ भी जाती है, जबकि जो लाइट बीम m1 की तरफ जाती है वो थोड़ा ज़्यादा फासला तय करती है बनिस्बत के लाइट बीम जो कि m2 की तरफ जाती है, क्योंकि ये जो मिरर है वो एक m1 की जानिब स्पीड ऑफ आर्क के साथ हरकत कर रहा है और लाइट जो है जब ये मिरर m1 तक पहुंचती है तो ये जो मिरर m1 है अपनी वेलोसिटी की वजह से थोड़ा आगे को मूव कर चुका होता है, तो जिसकी वजह से जो लाइट बीम है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पाथ फॉलो करना पड़ता है और जब लाइट बीम इस m1 के साथ टकराती है तो और वापस आती है तो ये जो मिरर है पार्शली सिल्वर्ड मिरर है ये भी थोड़ा सा आगे मूव कर चुका होता है, तो जिसकी वजह से जो हमारी कैलकुलेशंस है वो हमें ये बताती हैं कि m1 को जाने वाली लाइट बीम जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाथ कवर करती है एज कम्पेयर टू उस लाइट बीम के जो कि m2 की तरफ जाती है। The expected difference between the arrival of two light beams should be very small. That tiny difference in a travel time of the two beams of light was just what Michelson set out to measure in 1880 in Berlin, Germany. तो दो लाइट बीम्स के दरमियान ये जो एक्स्ट्रा लेंथ का फ़र्क आएगा ये बहुत मामूली होना चाहिए था थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस के मुताबिक, और वही फ़र्क या डिफरेंस इन लेंथ को इस तजर्बे में फाइंड आउट करने की कोशिश की गई थी। दिस इंटरफेरोमीटर वाज सो सेंसिटिव दैट द हॉर्स ड्रॉन वैगन्स इवन पेडेस्ट्रियंस ऑन द स्ट्रीट आउटसाइड हिज लेबोरेटरी अफेक्टेड हिज मेजरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये एक जर्मन इंस्ट्रूमेंट मेकिंग फर्म ने 1881 में माइकलसन के लिए इंटरफेरोमीटर तैयार किया था। ये इंटरफेरोमीटर बहुत ही ज़्यादा हसास था, ये इतना ज़्यादा हसास था कि लेबोरेटरी से बाहर सड़क के ऊपर चलने वाले तांगे, हत्ता कि जो लोग पैदल चलने वाले थे वो भी इस इंटरफेरोमीटर की पैमाइशों को डिस्टर्ब कर रहे थे। हत्ता कि एक मेजरमेंट लेने के लिए, एक सिंगल मेजरमेंट को लेने के लिए माइकलसन को सारा दिन लग जाता था। ताहम 1880 में ये एक्सपेरिमेंट जो कि माइकलसन ने किए इनका कोई भी नतीजा नहीं निकला, मतलब कि जिस डिफरेंस को तलाश करने की कोशिश की जा रही थी उसकी वैल्यू 0 आई। In 1887, Michelson and Edward Morley, a physicist and chemist, started together working on a new and highly sensitive interferometer. The new interferometer was 10 times more sensitive than the previous one of 1880. तो फिर 1887 में माइकलसन और एडवर्ड मॉर्ले ने, जो कि एक फिजिसिस्ट भी थे और केमिस्ट भी थे, ने मिलकर एक ऐसे इंटरफेरोमीटर पर काम करना शुरू किया जो कि 1880 वाले इंटरफेरोमीटर की बनिस्बत ज़्यादा सेंसिटिव था, तकरीबन 10 टाइम्स मोर सेंसिटिव था। माइकलसन की कोशिश थी कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप की अरेंजमेंट ऐसे की जाए कि ये बैरूनी असरात से इफेक्ट ना हो, जैसे कि 1880 वाला इंटरफेरोमीटर बाहर सड़क पर चलने वाले ट्रैफिक की वजह से भी डिस्टर्ब हो रहा था, और काफ़ी कोशिश के बाद अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में स्टेबिलिटी लाने में कामयाब हो गए थे। अब जैसे कि उनके जहन में था कि अगर दोनों लाइट बीम्स जो कि एक m1 की तरफ जाती है और m2 की तरफ जाती है अगर एक साथ इस आईपीस तक पहुंची तो इधर हमारे पास एक ब्राइट स्पॉट बनेगा, लेकिन जबकि अगर वो आगे पीछे आए तो इधर हमारे पास एक डार्क स्पॉट बनेगा। दूसरे अल्फाज में ईथर में से रोशनी का जो सफ़र था उस बात को हम इधर साबित कर सकते थे। They experienced no shift at all in fringes, which means there was no delay. Light apparently traveled at the same speed in all directions in complete disagreement with the idea of Earth moving through the ether. तो हम दोबारा 1880 की तरह इस बार भी उन्हें ब्राइट स्पॉट ही मिला। दोनों लाइट बीम्स की ट्रैवलिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा था। No matter how they varied or repeated the experiment, गर्मी सर्दी सुबह या शाम या रात, जिस वक्त भी उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया नतीजा हमेशा वही आया। देयर वाज नो डिफरेंस, देयर वाज नो डार्क स्पॉट। एक्सपेरिमेंट से यही बात साबित हो रही थी कि रोशनी हर तरफ एक ही रफ्तार के साथ सफ़र कर रही है और उसकी रफ्तार में कोई तब्दीली नहीं आ रही। फॉर द नेक्स्ट 50 years, numerous physicists repeated the Michelson-Morley experiment with ever-increasing precision and sophistication in the vain hope of finding some mistake in that perplexing conclusion. But even in 1887, the facts were clear that the experiment had failed to detect the ether. Michelson, जो कि उस वक्त का बेहतरीन एक्सपेरिमेंटलिस्ट माना जाता था, उसके मुताबिक ये एक्सपेरिमेंट उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि वो जिस चीज़ की एग्जिस्टेंस को इस तजर्बे में साबित करना चाह रहा था, तजर्बे ने ये साबित किया कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसकी वजह से रोशनी की रफ्तार इफेक्ट नहीं होती और वो कांस्टेंट रहती है। ताहम हकीकत में ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल था और इसने फिजिक्स का रुख
तब्दील कर दिया था और यही एक्सपेरिमेंट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी था। और फिर इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से एल्बर्ट अब्राहम माइकलसन को 1907 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। वो नोबेल प्राइज लेने वाले पहले अमेरिकन फिजिसिस्ट थे। तो स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में हमने जस्ट बैकग्राउंड हिस्ट्री को डिस्कस किया ऑफ माइकलसन मोरले इंटरफेरोमीटर की। तो स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट की फर्दर डिटेल्स और इसकी मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।